हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जी के क्या हम हिस्ट्री कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम भारत के यूरोपियन का आगमन देख रहे थे। हमने कुछ समझ लिया था, कुछ चीज़ें कर ली थी, कहाँ से क्या नीतियाँ बनी, क्या सरकमस्टांसेस हुए कि यूरोपियंस इंडिया की तरफ आकर्षित हुए, कैसे कैसे भारत की खोज में अमेरिका की खोज हुई, ब्राज़ील की खोज हुई, केप ऑफ गुड होप की खोज हुई, केप ऑफ स्टॉर्म की खोज हुई। पहले पुर्तगाली कौन थे जो भारत आए, वास्को डी गामा थे, कहाँ पर आए, जैमोरिन शासक कौन थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और समझा। और हमने हमारे जो फर्स्ट वायसराय थे जो 1505 में भारत आए थे, पुर्तगाली फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। और फिर हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने 1509 में जो दूसरे वायसराय हैं हमारे, वो आ जाते हैं। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, सेकंड वायसराय कौन आए? चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट। सेकंड वायसराय कौन आते हैं भारत में? कौन आते हैं भाई? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जो ये हैं ये कब आते हैं भारत? 1509 ईस्वी में भारत आते हैं और 1515 तक ये वायसराय की पोस्ट पर काम करते हैं। जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है पुर्तगाली शक्ति का। क्या बोला जाता है इनको? वास्तविक संस्थापक बोला जाता है पुर्तगाली शक्ति का। और इनको वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है भाई फ्रांसीसी शक्ति का? देखो क्या हुआ था, जो आपके पहले वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनको एक काम बोला गया था। क्या काम बोला गया था? ये हमारा भारत है, यहाँ पर जो आपकी हॉर्मुज़ जल संधि है, जो हमने लास्ट लेक्चर में की है, क्या है यहाँ पर? हॉर्मुज़ जल संधि है। यहाँ पर आपकी कौन सी है? गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ संधि है। यहाँ पर आपकी क्या थी? मलास्का जल संधि थी। इन तीनों पर हुकूमत यानी कि कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों ने किसको भेजा था? अल्मेडा को भेजा था, पर वो नहीं कर पाते। ये काम कौन करता है? ये काम अल्बुकर्क करते हैं, जिनकी वजह से इनको क्या बोला गया? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क हैं। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड काम इन्होंने क्या किया? सेकंड काम इन्होंने किया 1510 में। देखो, एक तो हमने गोवा पे कब्जा किया था 1510 में, एक तो गोवा पे कब्जा किया था। दूसरा क्या किया गया था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। ये कैसे हुआ था भाई? और इसमें इनका साथ किसने दिया था? कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों का साथ दिया था। ये सब चीज़ क्या थी अभी आपको मैं बताती हूँ। जैसे वही सेम चीज़ कि ये हमारा भारत है, ये जो एरिया था, जो आपका ये दक्कन ट्रैप था, ये था आपका बहमनी साम्राज्य। और यहाँ था आपका एक विजयनगर साम्राज्य। यहाँ क्या था? विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहता था। विजयनगर साम्राज्य में कौन थे? यहाँ के शासक थे कृष्णदेव राय। ठीक है, जो ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य है, इन दोनों के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। तो क्या होता है? बहमनी साम्राज्य
पर कृष्णदेव राय क्या कर देता है, हमला कर देता है। कृष्णदेव राय ने क्या किया, इसने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया। तो बहमनी साम्राज्य का क्या होता है भाई, जो आपका बहमनी साम्राज्य है, अभी आप देखो दोबारा मैं आपको बताती हूँ। जो ये आपका बहमनी साम्राज्य है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। शक्ति कमजोर होगी, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो ये 5 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हुआ, ये इतना कंप्लीट, तो यहाँ पर ही आपका क्या था, गोवा था। जो गोवा किसके अंदर आता था, बीजापुर में आता था। ये 5 कौन कौन से हुए थे, ये हुए थे आपका बेरार, दूसरा हुआ आपका बिदर, फिर हुआ आपका गोलकुंडा, और आपका अहमदनगर, और आपका बीजापुर। जो ये चीज़ है ना, ये पांचों किसका पार्ट था, ये पांचों था आपका बहमनी साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य था, ठीक है। इस बहमनी साम्राज्य के 5 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया था, 5 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया था। और फिर जो आपका ये बीजापुर था, इसके अंतर्गत आता था आपका गोवा। इसके अंतर्गत क्या आता था, गोवा, ठीक है, गोवा। अब क्या करता है, और जो बीजापुर था ये किसके, इसका शासक था, कौन था, यूसुफ आदिल शाह इसके शासक थे। इन्होंने क्या किया भाई, पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह पर हमला किया, तो उनकी हेल्प कृष्णदेव राय ने की। किन की हेल्प कृष्णदेव राय ने की थी, पुर्तगालियों की। तो ऐसे में गोवा का कब्जा हो गया था। इतनी चीज़ आई गेस आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे गोवा पे कब्जा किया पुर्तगालियों ने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इज थर्ड काम इन्होंने क्या किया, भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु इन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। भारतीय स्त्रियों को पुर्तगाली पुरुषों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। और इन्होंने अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अब आप ये देखिए क्या होता है भाई, जो ये 1510 में ये गोवा पे जो कब्जा हुआ, ये 1800 साल बाद ऐसा हुआ कि भारत पर किसी यूरोपियन शक्ति ने कब्जा किया था। इससे पहले सिकंदर ने ही कब्जा किया था, जो हमने एशियन टाइम पे देखा था, वो भी प्रॉपर कब्जा नहीं कर पाया था। उसके बाद सीधा पुर्तगाली ही थे जिन्होंने भारत के किसी क्षेत्र पर कब्जा किया था, किसी बाहरी शक्ति ने। फिर देखो अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा का अंत किया। अल्बुकर्क का ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसने सती प्रथा का अंत किया। आपके माइंड में गया होगा कि अल्बुकर्क कितना अच्छा था, इसने स्त्रियों की कंडीशन को कितना समझा। ऐसा नहीं था भाई। देखो क्या होता था, अल्बुकर्क ये अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने विधवा औरतों से शादी करवाई पुर्तगाली लोगों की। ये उद्देश्य कैसा था इसका, औपनिवेशिक उद्देश्य था, क्योंकि औपनिवेशिक किसी चीज़ को बनाना है तो वहाँ आपको बसना होता है। और भी वायसराय थे, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, लेकिन अल्बुकर्क ने किया। अल्बुकर्क का मतलब क्या था, ये कोई औरतों का हित नहीं चाहता था। पहले हमारे क्या थी, सती प्रथा थी। जैसे ही किसी औरत का हस्बैंड एक्सपायर होता था, एक्सपायर तो क्या यानी कि पास्ड अवे होता था, क्या उसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी थी, कोई दवाई थोड़ी थी वो, ठीक है। जैसे ही कोई किसी का पति मर जाता था तो वहाँ के लोग क्या करते थे, उस औरत को उन्हीं के साथ जला देते थे, ठीक है, काम तमाम। बट देख तो दयनीय चीज़ थी ये, क्योंकि जीने का हक हर किसी को है भाई।
तो अल्बुकर्क ने क्या सोचा कि अनमैरिड लड़कियों की तो ये शादी नहीं करेंगे, तो तुम टारगेट किसको बनाओ, तुम टारगेट बनाओ जो विडोज हैं, जो आपकी वो विधवा औरतें हैं, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। तो ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जैसे ही वहाँ की औरतें पुर्तगालियों से शादी करेंगी, चाहे वो विधवा हों, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे बसना स्टार्ट कर देंगे। बसना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया, उपनिवेशिकता का विकास हो गया। तो ये इसका रीज़न था। अभी देखो, ये थे अल्बुकर्क के काम। उसके बाद आते और भी वायसराय आए हैं, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप थर्ड पे याद रखो किसको, वायसराय को, नीनो द कुन्हा। ये आते हैं 1529 में वायसराय बनकर, और 1538 तक ये वायसराय बने रहते हैं। इनका सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, जैसे ही 1510 में आपका गोवा जीता गया, पहले केंद्र कहाँ था, कोचीन था। इन्होंने क्या किया, कोचीन से अपना केंद्र ट्रांसफ़र कहाँ किया, गोवा। इनका सबसे पहला काम क्या था, नीनो दा कुन्हा का काम क्या था, इन्होंने कोचीन से गोवा अपना मुख्यालय स्थानांतरित किया। सेकंड, इन्होंने क्या किया, हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाकर बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाया। हुगली कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में ना। हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाकर बंगाल में प्रभाव बढ़ाया। और क्या किया, ये इनके दो काम सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपसे बार बार में पूछे जाते थे। ठीक है, कि पहला कोचीन, इनका मुख्यालय कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र किया। दूसरा, इन्होंने हुगली में अपना क्या किया, अपनी पुर्तगाली बस्ती बसाई। तीसरा क्या किया था भाई, गुजरात के जो बहादुर शाह थे, इनके साथ पुर्तगालियों का, जैसे कहते हैं ना कि जो आपका गुजरात था, गुजरात पे इन्होंने दीव पे कब्जा, मतलब दीव का युद्ध तो कब हुआ था, 1508 में हुआ था, जिसमें पुर्तगाली हार गए थे। लेकिन इसमें जहाँ पे आपके जो अल्मीडा थे, इनका बेटा भी मारा गया था। लेकिन दीव पे कब्जा कब हुआ इनका, 1536 में हुआ। 1536 में दीव पर ये कब्जा कैसे हुआ, उस टाइम जो आपके गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह थे। बहादुर शाह उस टाइम गुजरात के शासक होते थे। और 1536 में क्या हुआ, जब हुमायूं गुजरात से चला गया तो इनके जो गुजरात के लोग थे, उन्होंने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया। बहादुर शाह का हुमायूं के साथ ना संघर्ष चलता रहता था। जब बहादुर शाह हुमायूं से संघर्ष कर रहा था तो इसने पुर्तगालियों से हेल्प मांगी। किसने मांगी, बहादुर शाह ने मांगी कि भाइयों मेरी मदद कर दो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हुमायूं जो आपके मुगल थे, ये भी भारी शक्ति थे। पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की मदद भी की। और फिर पुर्तगालियों का गुजरात में ना प्रभाव बढ़ने लगा, तो वहाँ के जो निवासी थे, गुजरात के निवासी, वो पुर्तगाली लोगों से लड़ने लगे। और बहादुर शाह भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगा कि भाई अब मैं इनको पुर्तगालियों को भी यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो वो भी पुर्तगालियों को बाहर निकालना चाहता था। फिर पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को बोला, आजा भाई, बैठ के हम बात करते हैं, हम अपना संबंध क्यों ख़राब कर रहे हैं, हम रिलेशन क्यों ख़राब कर रहे हैं, वी आर गुड फ्रेंड। ठीक है, पर यूरोपियंस तो यूरोपियंस हैं, उनके तो खून में ही धोखा है। उन्होंने क्या किया कि आ जाओ बहादुर शाह, हम बैठ के ना एक शिप में बात करते हैं, यानी कि एक जहाज़ में बात करते हैं। तो ऐसे में बहादुर शाह वहाँ जाता है और यूरोपियंस यानी कि जो ये पुर्तगाली हैं, ये क्या करते हैं, वहीं पर बहादुर शाह को मार देते हैं, जिस वजह से पुर्तगालियों का दीव पर भी कब्जा हो गया। ये कब्जा कब हुआ आपका, दीव पर कब्जा? दीव पर कब्जा आपका हुआ 1536 में।
ठीक है, 1536 में क्या हुआ, दीव पर कब्जा हुआ ऐसे में। ठीक है, फिर देखिए 1961 तक ये भारत में रहते हैं। 1961 में पुर्तगाली लास्ट में लात खाकर जाते हैं। क्या हो गया भाई पेन के? लास्ट में लात खा के जाते हैं भाई। अब देखो इनकी धार्मिक नीति क्या थी भाई पुर्तगालियों की। इनकी एक बार धार्मिक नीति और समझ लो। इनकी धार्मिक नीति क्या थी? ये लोग क्या करते थे, ये लोग स्टार्टिंग में ना हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे, यानी कि हिंदुओं के प्रति इनका आदर भाव था, और मुस्लिमों का ये दमन करते थे। बाद में इन्होंने हिंदुओं का भी दमन करना स्टार्ट कर दिया। इवन जो आपके अकबर थे उनकी भी ईसाई धर्म में थोड़ी बहुत रुचि थी। इन पर जो उनके जेसुइट थे उनका अच्छा प्रभाव था। ठीक है, अकबर की ईसाई धर्म में रुचि। ठीक है, तो जो एक जेसुइट थे, कौन थे जेसुइट? जेसुइट कौन होते हैं भाई? जेसुइट होते हैं जो आपके पादरी लगा लो एक तरह से, फादर। कौन थे ये फादर? फादर जूलियन जरेटा थे। फादर जूलियन जरेटा थे, दरेटा थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को इनका। जूलियन तो मुझे याद आ रहा है। फादर जूलियन जरेटा, दरेटा थे, दरेटा, दरेटा ये थे भाई। इनसे ना थोड़ी बहुत ईसाई धर्म की इन्होंने शिक्षा ली, और फिर है ना अकबर ने एक इबादत खाना शुरू किया था। अकबर ने क्या स्टार्ट किया था? इबादत खाना। जो ये इबादत खाना है, या ये क्या चीज़ थी इबादत खाना? ये यहाँ था, ये कहाँ पर था? और ये फतेहपुर सिकरी में था। किस लिए बनाया था भाई अकबर ने ये? जहाँ जो ये इबादत खाना शुरू किया था, इसके पीछे का रीजन क्या था? यहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायियों को अकबर बुलाता था और डिबेट होती थी, धर्म पर चर्चा होती थी। इन्होंने ना इबादत खाने में इन जेसुइटों को भी आमंत्रित किया था, और पुर्तगाली चाह रहे थे कि वो अकबर को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लुभा सके। पर और भाई इनका उद्देश्य किस उद्देश्य से आए थे? ये जो जेसुइट आए थे इस इबादत खाना में, 2 जेसुइट आए थे। इनका उद्देश्य था कि अकबर का वो धर्म परिवर्तन करवा दे। अगर अकबर का धर्म परिवर्तन हो गया तो कितनी बड़ी तादाद में लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे। तो ये जेसुइट कब आते हैं? 2 जेसुइट आते हैं 1579 में। कौन कौन थे ये जेसुइट? एक तो था आपका रोडक्लिफो एक्वाविवा, रोडक्लिफो एक्वाविवा, और एक थे मॉन्सरेट। कौन थे? एंटोनियो मॉन्सरेंट। ये 2 जेसुइट आए थे, और ये 1583 में वापस भी चले जाते हैं। 1583 में ना, हाँ 1583 ईस्वी में ये लोग वापस भी चले जाते हैं। और आए कब थे ये? 1579 में। कहाँ पर? इबादत खाने फतेहपुर सिकरी में। ये अपने उद्देश्य में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे कि भी हम अकबर का धर्म परिवर्तन करें। बस अकबर भी है ना पुर्तगालियों से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता था, वो अपने धर्म को कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। वो भी अकबर का भी क्या रीजन था कि भाई ये पुर्तगालियों से अपने संबंध स्थापित करें, क्योंकि जो सलीम था अकबर का बेटा, वो अकबर का विरोधी बन गया था, अकबर का विद्रोह करता रहता था। तो इसलिए ये आए थे। फिर दोबारा फिर 2 जेसुइट आते हैं, 2 जेसुइट फिर आते हैं।
कौन कौन से? एक बार आते हैं ये 1590 में आते हैं, एक बार 1595 में आते हैं, लेकिन इस बार भी ये क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि अकबर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता। ठीक है। और फिर क्या होता है भाई, फिर जहांगीर गद्दी पर बैठता है। जहांगीर जैसे ही गद्दी पर बैठता है वो पुर्तगालियों की उपेक्षा करता है, उनको टोटल इग्नोर करता है कि तुम किस खेत की मूली हो। और मुगलों के साथ पुर्तगालियों के संबंध कब खराब होते हैं? जब ब्रिटेन से कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ठीक है। जहांगीर के दरबार में अब कौन आगे? जहांगीर गद्दी पर बैठा भाई। इसके शासनकाल में आते हैं कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आए, कब आते हैं वैसे? ये कैप्टन हॉकिंस 1608 में तो भारत आया और 1609 में ये जहांगीर से मिलता है। ठीक है। 1608 में आया भाई ये, और 1609 में जहांगीर से मिलता है। और ये जो जहांगीर के लिए तोहफे में लेके आया था, जिनकी कीमत ये बोलते हैं भाई 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी, उनको जहांगीर ने एक्सेप्ट किया और हॉकिंस का अच्छे से वेलकम किया। और जबकि पुर्तगाली चाह रहे थे कि वो हॉकिंस को भाई जहांगीर से ना मिलने दे, रोकने की खूब कोशिश की। इस चीज़ में अकबर ने भी कई बार पुर्तगालियों का साथ दिया, बट एट लास्ट हॉकिंस जहांगीर से मिल ही जाता है। और हॉकिंस क्या था भाई, हॉकिंस को है ना टर्किश भाषा काफ़ी अच्छी आती थी। किस चीज़ का ज्ञाता था ये? इसको तुर्की भाषा अच्छे से आती थी। इसने जहांगीर से बात करी कि भाई भाषा में तो जहांगीर काफ़ी प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ जहांगीर। हॉकिंस क्या चाहता था कि जैसे पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री खोली, भाई मैं भी अपनी फैक्ट्री यहाँ पे आके खोलूँ। पर ये जो ये छूट थी ये जहांगीर ने देना उचित नहीं समझा, क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगाल यहाँ व्यापार कर रहे थे शुरुआत में ही कुछ। फिर क्या होता है भाई, 1611 में ना 1611 में अस्थायी फैक्ट्री लगाते हैं ये लोग, सूरत और आपकी मसूलीपट्टनम में। अब क्या होता है भाई, हॉकिंस ने ना हारमोनियम ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया था। चलो ये तो आपकी एक्स्ट्रा बात है, पर बाई चांस आ भी जाए तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना। 1612 में क्या होता है भाई, 1612 में देखो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों पर हमला किया। सोलह सौ बारह में क्या हुआ भाई, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों पर हमला किया। और उस टाइम जो आपके अंग्रेज थे, इनके कौन थे? कैप्टन थॉमस बोस्ट थे। बोस्ट नहीं भाई, बेस्ट। ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट थे इनके। तो यहाँ पे कौन सा युद्ध होता है? सवाली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सवाली का युद्ध 1611 में होता है पुर्तगालियों में और अंग्रेजों के बीच में। और इस युद्ध में जो आपके पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज, इसमें आपके पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। और ये चीज़ जहांगीर को काफ़ी प्रभावित करती है अंग्रेजों की, कि भी उन्होंने पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया, वो भी सिर्फ 2 जहाज़ों से, इतना बड़ा बेड़ा हरा दिया इन्होंने। तो जहांगीर ने अंग्रेजों को क्या कहा कि तुम स्थायी फैक्ट्री लगा लो, इस चीज़ की परमिशन दे दी। अब अंग्रेजों ने अपनी परमानेंट फैक्ट्री 1613 में अपनी स्थायी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पर लगाई अपनी स्थायी फैक्ट्री? इन्होंने लगाई सूरत में। कहाँ लगाई भाई? सूरत में। ठीक है। अब जो शाहजहां था वो भी पुर्तगालियों को कोई भाव नहीं देता था, पुर्तगालियों के इवन उसने विशेषाधिकारों को ख़त्म कर दिया था। क्या रीज़न था भाई शाहजहां ने इनके पुर्तगालियों के विशेषाधिकारों को ख़त्म किया? जो पुर्तगाली थे ये लोग क्या करते थे, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके बच्चों को खरीदते थे और दास व्यापार करवाते थे। ठीक है।
हद तो तब हो गई जब शाहजहां की फेवरेट बेगम की दो दासियों को इन्होंने उठाया और दासी बना दिया। शाहजहां के तो ये नहीं आई भाई। सैन्य शाहजहां ने पुर्तगालियों पर अटैक कर दिया और उनको बंदी भी बना लिया। इस वजह से शाहजहां की भी पुर्तगालियों के साथ कभी नहीं बनती थी, वो भी अंग्रेजों को आगे परमिशन पे परमिशन देता रहा। अब नेक्स्ट स्टोरी हम करेंगे आगे की, उसमें अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया था हमारा। तो चलो हम करते हैं अब हम, ठीक है, कहाँ तक कर लिया था। लगभग 1509 ईस्वी में आपके अल्फांसो डी, इनको अल्फांसो भी बोल देते हैं भाई, डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। और लगभग 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक कौन थे? बीजापुर के शासक सिकंदर लोदी। तो उस टाइम भारत दिल्ली सल्तनत में थे ना, दिल्ली सल्तनत क्या मतलब आपके सेंटर के थे, लेकिन यहाँ पर बीजापुर में उस टाइम कौन थे भाई? आपके शासक कौन थे? अभी आपको करवा के आई थी, जो बहमनी राज्य में से टूटा था आपका कौन सा? बीजापुर। किनके पास था? यूसुफ आदिल शाह। कौन थे यहाँ पे? यूसुफ आदिल शाह। गोवा पर कब्जा किया, किसकी मदद से किया? किसकी मदद से गोवा पर कब्जा किया भाई? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, संस्थापक क्या उनके शासक थे, उनकी मदद से गोवा पर कब्जा किया। और उसके बाद गोवा में भारत की पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बन गया। ठीक है भाई। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में होर्मुज जल संधि से लेकर मलाया में मलक्का और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पूरे एशियाई तट पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। कहाँ कहाँ? होर्मुज जल संधि, गल्फ ऑफ एडन, मलक्का, इन पर अपना कब्जा कर लिया था। और अल्फांसो दा अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति थी। लगभग 1530 ईस्वी में, 1530 में नहीं लगभग बोल दिया ना, तो 1529 ईस्वी में नीनो दा कुन्हा ने, कौन आया था? ये वायसराय आया था। ठीक है, कब से कब तक इसका शासन रहा था? 1529। शासन तो क्या, ये वायसराय की पोस्ट पर रहा था 1529 से लेकर 1538 तक। गुजरात के बहादुर शाह से दीव कब लिया? 1536 में। और बेसिन पर कब्जा कर लिया। इन्होंने पश्चिमी तट पर सालसेट, दमन और बॉम्बे तथा पूर्वी तट पर मद्रास के पास थैमसोन और बंगाल के हुगली में भी बस्तियां स्थापित की। ये सब चीज़ हम समझ के आए हैं। पश्चिमी तट पर कौन सा? एक तो आपका आपको मैंने एक मैप करवाया था, ठीक है, सालसेट आ गए ना ये सारे एरिया, बेसिन, ठीक है, दीव, दमन, सूरत, इन सब पे क्या किया भाई इन्होंने? पश्चिमी तट पर सालसेट, दमन, बॉम्बे, पूर्वी तट पर मद्रास के पास सैनथोम और बंगाल के हुगली में बस्तियां स्थापित की। और इन्होंने एक और काम किया था, क्या किया था? कोचीन से गोवा अपनी मुख्यालय को स्थानांतरित किया था। भारत में तंबाकू की खेती, तंबाकू और आलू की खेती लेकर आए थे। और 1556 ईस्वी में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। कब किया? 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। ठीक है, 1556 में पुर्तगालियों ने द इंडियन मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक कार्य था जो लगभग 1563 ईस्वी में गोवा में प्रकाशित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा? द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक कार्य था जो 1563 ईस्वी में गोवा में प्रकाशित हुआ। हालांकि 16वीं शताब्दी के अंत में भारत में पुर्तगाली शक्तियों का पतन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कैप्टन हॉकिंस का भारत में आगमन हो चुका था
और आपके जो जहांगीर थे वो पुर्तगालियों से ऑलरेडी दुखी थे, उन्होंने साथ किसका दिया? हॉकिंस का साथ दिया। उन्होंने दमन दीव गोवा को छोड़कर भारत के सभी अर्जित क्षेत्रों को खो दिया था पुर्तगालियों ने। भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद आने वाले गवर्नर कमजोर थे, कम सक्षम थे, जिनके कारण भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हो गया। पुर्तगाली धार्मिक मामलों में असहिष्णु और कट्टर थे, वे स्थायी लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तन करने में लगे हुए थे। इस संबंध में उनका दृष्टिकोण भारत के लोगों के लिए घृणास्पद था। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई है कि कैसे हिंदू मुस्लिम के बच्चों को ये दास व्यापार करते थे उनका, जहाँ धार्मिक सहिष्णुता का शासन था। पुर्तगाली प्रशासन को अपने धन कमाने में अधिक रुचि थी, जिसके कारण भारत के लोगों का अलगाव और बढ़ गया। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि हमें शासन करना है, ये सिर्फ है ना लूटने खसोटने के लिए आए थे कि भाई व्यापार करो। क्यों? क्योंकि जो आपके वास्को डी गामा थे फर्स्ट टाइम में वो 60% प्रॉफिट कमा लेते हैं भाई, 60 गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं, परसेंट क्या गुना। तो सिर्फ इनको क्या था कि हम व्यापार करें, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि भाई हम अपना प्रभुत्व स्थापित करें। पुर्तगाली राजनीतिक स्वामी मुख्य रूप से समुद्री व्यापार चौकियां स्थापित करने में लगे थे तथा क्षेत्रीय विस्तार को उनमें कोई रुचि नहीं थी, जिसके कारण अपने व्यापारिक चौकियों पर आक्रमण के प्रति वो संवेदनशील रहते थे। कुलीन वर्ग का प्रभुत्व, पुर्तगाली समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। आज के टाइम भी है भाई, उस टाइम क्या था, आज के टाइम भी है। व्यापारियों को राज्य की नीति को अपने हितों के अनुरूप ढालने के लिए अधिक सामाजिक प्रभाव की आवश्यकता थी। धार्मिक रूपांतरण, पुर्तगाली लोग क्या चाह रहे थे, इनका मोटिव ही क्या था उस टाइम यूरोपियंस का? जो आपके राजकुमार थे पुर्तगाल के, जिनको काम सौंपा गया था भाई 1453 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स, क्या नाम था उनका, क्या नाम था भाई, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, क्या नाम था उनका? बताओ आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या नाम था भाई उनका, जिनको पुर्तगालियों ने चुना था, बताइए। जो आपके पुर्तगाल के राजकुमार थे 1454 में, जिनको चुना गया था, जिनको नेविगेटर की उपाधि भी प्राप्त थी, कौन थे वो? हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। और निकोलस पंचम जो उस टाइम पोप थे, उन्होंने इनको चुना था। इनका मोटिव क्या था कि भाई जगह ढूंढो और धर्म परिवर्तन करो, ठीक है। पुर्तगाली धार्मिक कट्टरपंथी थे और अपने प्रभाव में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाते थे। इसमें स्थायी लोगों के प्रति शत्रुता की भावना पैदा हो गई। स्पेन से लगाव, चलो ये आगे की चीज़ हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये समझानी पड़ेगी आगे आपको, ठीक है। जैसे भारत में पहला पुर्तगाली कारखाना 1500 ईस्वी में मालाबार तट पर कालीकट में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोझिकोड में, ठीक है। कालीकट को ही कोझिकोड बोलते थे। पेड्रो अल्वारेस कैब्राल कौन थे ये? इन्हीं के ऊपर तो अरबों ने अटैक किया था और फिर इन्होंने अरबों पे अटैक किया, साथ में आपके जो कालीकट के जुमेरिन थे उन पर भी इन्होंने अटैक किया था। के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने कालीकट के शासक जैमोरिन से अपना मसाला व्यापार संचालन के प्रबंध के लिए एक व्यापारिक चौकी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। इस कारखाने ने भारत में प्रत्यक्ष यूरोपीय व्यापार की शुरुआत की, जिसमें मुख्य रूप से काली मिर्च और अदरक जैसे मसालों पर ध्यान केंद्रित किया, जो यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान थे, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं। पुर्तगालियों का भाई स्पेन से काफ़ी लगाव था। 1580 में पुर्तगाल स्पेनिश ताज से जुड़ गया, जिससे स्पेन की घटती किस्मत जुड़ी। स्पेन में नौसेना की सर्वोच्चता का नुकसान। 1588 में ब्रिटिश नौसेना ने स्पेन की नौसेना की सर्वोच्चता को चुनौती दी और उन्हें नष्ट कर दिया। यह पुर्तगाली साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था, जो स्पेनिश साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अन्य नौसैनिक शक्तियों का उदय, जैसे आपके डच आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, अन्य नौसैनिक शक्तियों के उदय ने भी आपकी जो नेवी आपकी नौसैनिक मार्ग में थी उसमें भाई कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। मुगल साम्राज्य की ताकत और मराठों की बढ़ती ताकत ने पुर्तगालियों को भारत में लंबे समय तक अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए नहीं रखने दिया। उदाहरण के लिए 1631 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल में मुगल सत्ता के साथ उनका टकराव हुआ और उन्हें हुगली बस्ती से बाहर निकाल दिया गया था। फिर देखिए
पुर्तगालियों ने लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील की खोज की। ब्राज़ील की खोज किन्होंने की थी? कल भी मैंने आपको बताया था किन्होंने की थी भाई ब्राज़ील की खोज। किन्होंने की थी ब्राज़ील की खोज? हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आपके एक वायसराय थे, इनमें से ही कौन थे जिन्होंने ब्राज़ील की खोज की थी? कौन थे? मुझे आप ये कमेंट में बताओगे भी कौन थे, ठीक है, जिन्होंने ब्राज़ील की खोज की थी? कौन थे? आप मुझे कमेंट में बताना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है? 15वीं 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों ने भी अंग्रेजों और डचों के पीछे बहुत पीछे छोड़ दिया। और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड, ठीक है, जो आपके डच थे, बाद में फ्रांस, सभी उभरती हुई वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्तियों में विश्व व्यापार और स्पेनिश और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष किया। पुर्तगालियों को परास्त कर भारत में पुर्तगालियों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वैसे पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, डच के आने से ही इनकी शक्ति काफ़ी ख़राब हो गई थी भाई, ठीक है। तो ये था आपका आज का, ठीक है। बाकी हम इसका नेक्स्ट समझेंगे कहाँ पर क्या क्या चीज़ हुई थी। आज तो आपको मैंने नोट्स कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। आप मुझे वो क्वेश्चन बताएंगे कि ब्राज़ील के खोजकर्ता कौन थे? कौन थे? कौन थे ब्राज़ील के खोजकर्ता? कौन थे भाई जो 1500 ईस्वी में आए थे, जिन्होंने कालीकट और उस पर अटैक किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।